Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है हमारा 18 अक्टूबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज क्योंकि मंडे है तो हमारा बिजनेस सेक्शन इसमें कवर नहीं हुआ है, बट आर्टिकल्स और एडिटोरियल दोनों ही बहुत ज़्यादा आज की डेट में खास है। बहुत नई नई चीज़ें आपको आज जानने के लिए मिलेंगी। देखिए सबसे पहला आर्टिकल यहाँ दे रखा है कोट्टायम में क्या हुआ। अभी केरला के अंदर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है, इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुई कि वहाँ पर लैंडस्लाइड जैसी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिले। अराउंड ये कहा गया कि कल की डेट में यानी संडे की डेट में अराउंड 27 लोगों की यहाँ पर जो है वो डेथ हो गई और कई सारे ऐसे पैसेंजर या कई सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर इंजर्ड हुए हैं, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है लैंड का स्लाइड होना। अब लैंड स्लाइड होने के पीछे रीज़न आप जानते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कई 3 रीज़न होते हैं, जिसमें आपका सॉइल जो होती है उसकी ग्रिप कम हो जाती है, कंस्ट्रक्शन साइट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मेन चीज़ें क्या है। इसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए जिससे आपको कहीं ना कहीं जो चीज़ें समझने वो आसानी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमारा 18 अक्टूबर मुझे आज अभी आपको पढ़ाना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा हैवी रेनफॉल कह रहा हूँ। ये जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात क्या बोली कि क्योंकि केरला के अंदर या इंडिया के कई ऐसे कोस्टल पार्ट्स हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल हुआ है, जिसके से लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन यहाँ पर देखने के लिए मिली है। अब लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि जो हमारी रॉक्स यानी चट्टाने होती हैं या जो अर्थ की जो प्लेट्स होती है, अगर उनमें डिसबैलेंसेस आ जाते हैं तो इससे रॉक्स ऊपर से नीचे की ओर गिर जाते हैं, जिसके से क्या होता है लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इसमें जो मिट्टी है वो नीचे की ओर ग्रेविटी की वजह से नीचे खिंचती हुई चली जाती है, जिसके से बहुत सारी चीज़ें हमें टूट फूट जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स हो जाता है, कई सारी यहाँ पर डिजास्टर देखने के लिए मिलती हैं। अब बेसिकली ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट बोले जाते हैं। जियोलॉजी की वजह से होती है और मॉर्फोलॉजी और वेजिटेबल, मतलब कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। एक एक करके पढ़ते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, जो जियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है अर्थ की जो रॉक्स होती हैं उनके अंदर धीरे धीरे क्या होती है घिसावट होती है। घिसावट का मतलब होता है कि उनकी जो प्लेट्स हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स जिन्हें बोलते हैं, जिनकी वजह से भूकंप आती हैं, ये थोड़ी सी डिसबैलेंस होते हैं, जिनकी वजह से जो पर्वत यानी जितने ऊंचे ऊंचे आप कह सकते हो पहाड़ होते हैं, उनके जो पत्थर होते हैं वो थोड़े आगे पीछे होते हैं, जिसकी वजह से पत्थर नीचे गिरना शुरू होता है और धीरे धीरे करके वो इतनी बड़ी संख्या में हो जाते हैं कि लैंडस्लाइड हो जाती है। नंबर 2 मॉर्फोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप जानते हो जब पेड़ों को काट देते हैं तो पेड़ की जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को ग्रिप करके रखते हैं, और जब आप पेड़ की कटाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इससे जो सॉइल की जो ग्रिप है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और इसके से जो सॉइल है वो नीचे गिरना शुरू होगी और एक बड़े लेवल पे ये लैंडस्लाइड कर देती है। तीसरा होता है यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह तो उसी के अंदर कवर हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये आपको दिक्कतें देखनी यहाँ पर पड़ सकती हैं। अच्छा एक और होता है दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है यहाँ पर कि जितनी ज़्यादा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उतना ज़्यादा हमें यहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिल जाता है। अब ये बात एक चल रही है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। दोस्तों क्या हुआ, हमारे भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने दोनों ने, केंद्रीय और राज्य सरकार यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक फंड बनाया हुआ है। उस फंड के अंदर क्या है कि अगर कोई डिजास्टर होता है तो ऐसे में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है उसको, उस लॉस की भरपाई हम इस फंड से यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये फंड क्या होता है, बेसिकली उस फंड का नाम होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, इसको शॉर्ट में SDRF भी बोलते हैं। अब ये हमारा एक मैनेजमेंट एक्ट है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जो कि 2005 के अंदर बनाया गया था। इसके अंदर ये बोला गया था कि जो डिजास्टर होती है इस पर देखो किसी का कंट्रोल तो नहीं होता, बट यहाँ पर भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लॉस हुआ है उस लॉस को इंडेमनीफाई करे अपने लेवल पे जितना वो कर सकती है, क्योंकि वो जनता से क्या लेती है, टैक्स लेती है, तो इसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की बनती है। तो इसमें बोला गया कि जो हमारा ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है इसके अंदर 75% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी और 20% पैसा कौन डालेगी, 25% पैसा स्टेट गवर्नमेंट डालेगी। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, इन यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या बोलेगी 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी और 10% जो यूटी है वो यहाँ पर डालेंगी। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इस फंड के द्वारा ये बोला जाता है कि कल को अगर कहीं भी डिजास्टर आती है और कितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाए तो इस फंड से उस डिजास्टर को कहीं ना कहीं इंडेमनीफाई करने की, इंडेमनीफाई मतलब होता है क्षतिपूर्ति करने की यहाँ पर बात की जाएगी। ठीक है, ये 2 टॉपिक ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो इन दोनों इस वाले आर्टिकल से कवर होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। तो फिलहाल इसमें कोई खास न्यूज़ इसके अंदर नहीं है। अच्छा यहाँ पर क्या है कि UAV बूस्ट आर्मी वॉच इन ईस्टर्न सेक्टर। अब ये हमारा ईस्टर्न इलाका है, जैसे जहाँ पर हमारे चाइनीज़ बॉर्डर्स वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमने अपने पास आर्मी को बहुत ज़्यादा संख्या में डिप्लॉय करने की कोशिश की है। रीज़न आप जानते हैं कि चाइनीज़ लोग जो है वो घुसपैठ बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके चलते हमने आर्मी जो है पहले से ज़्यादा यहाँ पर क्या कर दी, डिप्लॉय कर दी और पहले से ज़्यादा इनको बूस्टअप किया है। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकंड पेज के अंदर कुछ इतना खास नहीं है, बस एक चीज़ ये है कि अरविंद
अरविंद केजरीवाल ने अभी, आप जानते हैं कोविड-19 में हमने ये देखा किस तरह से हमारा जो हॉस्पिटल है वो किस तरह से कोलैप्स होते हुए हमें यहाँ पर नजर आए हैं। तो इस बात को लेकर अभी आप जानते हैं कि यही वो टाइम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो है वो खुले हो जाते हैं। खुले मतलब जैसे त्योहार का टाइम है, मास्क वगैरह या प्रोटोकॉल को फॉलो अप नहीं करते और फिर फरवरी और मार्च के अंदर केसेस को बढ़ते हुए यहाँ पर देखा गया है। इसके चलते केजरीवाल ने बेडों की संख्या लगभग 1430 बेड इन्होंने नए लॉन्च किए और ये कहा है कि अगले 6 महीने के अंदर और भी हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी खास तौर पे हॉस्पिटल को यहाँ पर बढ़ाने के यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, चलिए ये छोटा सा न्यूज़ था जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। ये थोड़ा सा हमारे एडवर्टाइजमेंट सेक्शन से आ जाता है। इसके बाद क्या चल रहा है यहाँ पर, ये भी न्यूज़ इतने खास नहीं है, मैं इसलिए इसको कवर नहीं करूँगा। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई है, बट क्योंकि यहाँ पर वुमेन सेफ्टी की बात की गई इसलिए मैं इस आर्टिकल को यहाँ पर कवर करूँगा। बात क्या की गई कि जो दिल्ली है वो आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक ऑटोज़ जो हैं उनको बढ़ाने की संख्या बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई है। अब आप जानते हैं हमारे यहाँ पर जो आपने देखा भी कोल क्राइसिस चल रहा है, कोयला जो बिजली से बनाई जाती है, तो जिसके चलते हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस की कि अगर हम कोयले पर अपनी डिपेंडेंसी रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब कोयला खत्म हो जाएगा और हमारे यहाँ पर बिजली का उत्पादन बंद हो जाएगा। तो हमें सोलर पावर प्लांट्स और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनको कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन लेवल कम हो। आप एक चीज़ ध्यान देना, दिल्ली इस पर क्यों इतना ज़्यादा जोर डालता है, बिकॉज दिल्ली का जो AQI है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से अस्थमा, लंग कैंसर, लंग डिसीज जैसी बीमारियां यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं और खास तौर पे बुजुर्ग लोगों के लिए तो दिल्ली बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करना, जिसके लिए वो चाहती है कि आने वाले समय यानी 2035 तक, वैसे नितिन गडकरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उन्होंने भी ये बात बोली, भारत में 2035 तक हम अराउंड 50% व्हीकल को रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो इस बात को लेकर यहाँ पर बात बोली गई। और जो ऑटो रिक्शा आपने देखा होगा, बैटरी वाले जो ई रिक्शा होते हैं और जो कार वगैरह होती है, इनको लिए बोला जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाज हैं उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यहाँ पर बढ़ाएंगे और हम उनको कई टाइप के इंसेंटिव देंगे, जिससे कि आप ई रिक्शा जैसी चीज़ अगर आप खरीदते हो तो इसमें हम आपको कई छूट देंगे। ये सारी बात यहाँ पर बोली गई है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा इनिशिएट दिखाया गया जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं सोचा एक बार इसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाए। इसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। वो बात क्या चलिए कि यहाँ पर ये एडिटोरियल कुछ फिलहाल खास नहीं है। एक यहाँ पर एडिटोरियल आ रहा है, अ टर्किश फॉरेन पॉलिसी ट्रेंडिंग ऑन ऑटोमान फुटप्रिंट्स। अब ये तुर्की जो एक छोटी सी स्टेट कंट्री है, इस तुर्की ने क्या बोला है कि जैसे ओटोमान है, इनके बताए हुए जो नियम है हम उनको फॉलो करके आने वाले समय के अंदर अपनी इकॉनमी के अंदर एक बूस्टअप लाने की यहाँ पर कोशिश की है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये ओटोमान क्या है, ये यहाँ पे एक फिलोसफर है जिन्होंने अपनी फिलोसफी दी थी और ये बताया था कि किस तरह से एक इकॉनमी को रन करना चाहिए ताकि आपकी इकॉनमी की हेल्दी वेल्दी इकॉनमी हो पाए। और आप जानते हैं तर्किश जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व करता हुआ चल रहा है। अभी तर्किश ने रिसेंटली S-400 मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है वो रशिया से बाय किया था 2017 के अंदर, और यूएस ने इसकी वजह से तर्किश को क्या लगा दिए थे, नाटो, मतलब कहते हैं ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने यहाँ पर यूएसए ने तोड़ दिए थे, बट यहाँ पे फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने पास S-400 की जो डील है वो यहाँ पर की है। और इससे ये समझ आता है कि धीरे धीरे जो ये तर्किश है वो डेवलप होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलो बस इसके लिए इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा हम यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करते हुए नहीं चलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, अलार्मिंग हंगर और स्टैटिकल। आप जानते हैं अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI निकाला गया है, जिसके अंदर इंडिया की रैंकिंग जो है वो 101 रैंक का ही है। दोस्तों 115 कंट्रीज़ में ये डेटा कलेक्ट किया गया और 115 में हमारी रैंकिंग बहुत पीछे आ रही है, यानी 101 आ रही है। अब इसके पीछे कई सारे मुद्दे बताए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है। गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें भी करी है। चलो मैंने इसके लिए नोट्स बनाए, हम इस पर बात कर लेते हैं एक बार। तो ये नोट्स है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ये हमारे लिए ज़रूरी है। देखो इंडिया की अगर हम रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक है ये 101, कितने में से है ये भी याद कर लो, 116 में से। आई एम रियली सॉरी, मैंने अभी 115 बोला, 116 में से हमारी रैंक 101 आई है। अच्छा मैं आपको बताऊं 2020 के अंदर जो हमारी रैंक थी वो थी 94, यानी पहले से भी बदतर हालत हमारी हो गई है। अगर मैं इस रैंक की बात करें तो ये दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनुअल रिपोर्ट अपनी पब्लिश करती हैं, जो कि है वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल्थ हंगर लाइफ। ये दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, या कह लो NPO नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को यहाँ पर पब्लिश करती है। इसकी जो शुरुआत है वो सन 2006 के अंदर हुई थी और इन्होंने 2021
2021 के अंदर जो रिपोर्ट जारी की है उसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो आपके यहाँ से एग्जाम के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि रिसेंटली अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई है, इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ करती है। इनकी कौन सी रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई? तो याद है 16वीं रिपोर्ट पब्लिश हुई कि 2006 से इन्होंने डेटा लेना शुरू किया था। अब अगर हम इनका मेन एम बात करें, ये ऐसा क्यों करता है? ये देखना चाहता है कि कौन सी कंट्री के अंदर जो लोग हैं उनको अपनी बेसिक नीड्स के अंदर खाना तक प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर इससे पता चले कि किस कंट्री के अंदर जो फूड को लेकर बिल्स वगैरह बनाए जाते हैं वो अच्छे हैं, खराब है, ये सारी चीज़ें। अब जब यहाँ पर ये चीज़ें कैलकुलेट की जाती है तो उसमें 4 पैरामीटर्स देखे जाते हैं। एक तो देखा जाता है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट में क्या चीज़ देखी जाती है कि ये देखा जाता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन, उनमें से कितनी पॉपुलेशन है जिनको प्रॉपर कैलोरीज यहाँ पर नहीं मिल पाती। आपको याद होगा कि भारत में अभी हंगर को लेकर गरीबी, पुअर और नॉन पुअर की बात की जाती है कि 2100 कैलोरीज जो है वो अर्बन एरियाज़ को मिलनी चाहिए और 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज़ को मिलनी चाहिए। वैसे ये तो पॉवर्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ हंगर में ये बोला जाता है कि अगर हम कैलोरीज के हिसाब से हंगर इंडेक्स निकालते हैं तो उसको बोलते हैं अंडर नरिशमेंट। ठीक है। दूसरा पैरामीटर होता है जिसको बोलता है चाइल्ड वेस्टिंग। अभी चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जो 5 साल से कम के लो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका वेट, उनकी हाइट क्या उनकी नरिशमेंट के हिसाब से है या नहीं है। आप जानते हैं 5 साल के बच्चे की कितनी हाइट होनी चाहिए, अगर वो लड़का है लड़की है उसकी वेट कितना होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर वेट नहीं, इट मीन्स उसके यहाँ पर हंगर की कमी पाई जाती है। तो दूसरा पैरामीटर ये होता है। तीसरा पैरामीटर रखते हैं चाइल्ड स्टनिंग। चाइल्ड स्टनिंग में हम ये देखते हैं कि क्या उसकी एज के हिसाब से जो उसकी हाइट वगैरह है क्या वो डेवलप हो पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन तो मिल रहे हो लेकिन उसके न्यूट्रिशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो और काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर हो। तो ये सारी चीज़ देखी जाती है। एक होता है चाइल्ड मॉरलिटी। इसके अंदर क्या देखा जाता है? चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंदर देखा जाता है कि कितने ऐसे बच्चे जो 5 साल से पहले उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ये 4 पैरामीटर के हिसाब से ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या निकालती है? अपनी हर साल रिपोर्ट निकालती है। अगर हम अभी रिसेंटली इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि जिनके 100 पॉइंट्स में से 100 पॉइंट होता है वो ठीक मानी जाती है। ठीक नहीं बल्कि ये माना जाता है कि चलो इनमें सुधार के चांसेस हुए हैं, बट जिनकी 100 से ऊपर रैंकिंग आती है वो ख़राब मानी जाती है। और इंडिया की रैंकिंग 101 आई है 116 में से। तो कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और ये हमारे इंडिया की जो सॉवरेनिटी और जो इंडिया की इमेज है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो कहीं ना कहीं ख़राब कर रही है। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर इंडिया अपनी हंगर इंडेक्स में रिपोर्ट अच्छी नहीं कर पा रहे तो ये क्या दूसरे देश के लिए एक सीख और सबक बन सकता है। ये चीज़ें देखने वाली होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इंडिया वालों ने ये बोला कि जो आपने डेटा लिया है वो क्या आपने गवर्नमेंट आंकड़ों से लिया। तो ये पता लगा है कि जो डेटा यहाँ पर लिया गया वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लिया ही नहीं गया, बल्कि उन्होंने क्या किया, जो ऑलरेडी डेटा पब्लिश किए गए उन्हीं डेटा को बेस बनाते हुए उस पर रिसर्च करते हुए इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया, जिसको लेकर ये बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो उनके द्वारा ये चीज़ें निकाली जाती है ना, उनको निकालने का तरीका इनका बहुत ज़्यादा गलत है। और यही रीज़न है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो ज़्यादा ख़राब हो गई है। और अगर हम देखें तो हम 15 कंट्रियों से भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन चल रहा है। जो हमारी नेबरिंग कंट्री है जैसे पाकिस्तान है उसकी रैंकिंग 92 है, नेपाल है, बांग्लादेश की 76 है, श्रीलंका की 65 है, हमसे ज़्यादा अच्छी उनकी सिचुएशन है। तो अब यहाँ पर इंडिया ने काउंटर करते हुए यही बोला है कि ये लोग जो डेटा उठाते हैं वो डेटा काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है और वो ऑथेंटिक नहीं होता, जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो खफा है। खैर हमारा मुद्दा ये नहीं खफा है, ये क्या है, हमारा तो मुद्दा ये है कि चाहे रैंकिंग कितनी भी ख़राब हो या रैंकिंग कितनी भी अच्छी हो, हमारे देश का व्यक्ति या कोई भी इंसान भूखा पेट नहीं सोना चाहिए। अगर वो सोता है तो ये बहुत शर्म की बात है। जिस देश के अंदर हमारे यहाँ पर जूते चप्पल शोरूम में बिक रहे हो और वहाँ के लोगों को खाना जो है वो सही समय पर और सही न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिल पा रही, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो ये बहुत चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। और आपको क्या याद करना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो क्या है, ये कब से शुरू हुआ, 2006 से शुरू हुआ, इंडिया की रैंकिंग लास्ट ईयर क्या थी, इस ईयर क्या है, ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बात चली, द फाउंडर ऑफ अ मिनी इंडिया। अच्छा मिनी इंडिया, अच्छा अभी आप पूरी वीडियो मत देखना, अभी यहीं पर पॉज करो। अगर आपको पता है मिनी इंडिया क्या है तो प्लीज़ मुझे बताओ, आप जानते हो मिनी इंडिया किसे बोला जाता है। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ, जिनको पता है उन्होंने वीडियो को पॉज करके यहाँ पर बता ही दिया होगा कि मिनी इंडिया यहाँ पर क्या होता है। अब मिनी इंडिया बेसिकली होता क्या है, मिनी इंडिया में बोला यह जाता है कि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, तो उसमें पूरा हाइब्रिड सिस्टम उनको मिल जाता है और इसी को हम बोलते हैं अपने पास मिनी इंडिया। तो बोल सकते हैं मिनी इंडिया एक ऐसी छोटी छोटी स्टेट्स को एक्यूमुलेट करके बनाया जाता है। सोच के देखो, हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी का नाम बताया जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, जिसको AMU बोलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें क्या है, इंडिया के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग यूनियन टेरिटरी से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो क्या हुआ, एक यूनिवर्सिटी में उसमें हाइब्रिड सिस्टम मिल गया जिसमें अलग अलग स्टेट्स के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, इसीलिए इसको इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर क्या बोला गया, मिनी इंडिया बोला गया। क्यों बोला गया आपको समझ आ गया। तो मिनी इंडिया में क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, तो इसको मिनी इंडिया बोला गया। अब इस मिनी इंडिया यानी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसके जो फाउंडर है उनका नाम है सर सैयद अहमद खान। मैं रिपीट कर रहा हूँ,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है, सर सैयद अहमद खान। तो बेसिकली ये एक बहुत ही आइकॉनिक पर्सन है जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी का जन्म दिया और इनके 100 साल पूरे गए। मैं बता दूं यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरी नहीं हो गए, बल्कि जो सर सैयद अहमद खान है इनका जो बर्थ है वो 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था और इन्हें अब पूरे 100 साल हो गए। उसकी एनिवर्सरी की बात यहाँ पर की जा रही है। एनिवर्सरीज को लेकर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए कि जो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खान है, इनको पूरे आइकॉनिक 100 साल हो गए हैं इनके बर्थ के। ठीक है, तो ये बात बोली जा रही है। अब अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूँ दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी अपने आप में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है और ये बहुत ही मतलब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं और इनके अंदर जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाती है। ठीक है, चलो खैर हमें यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं, हमें ये मतलब था कि इसके फाउंडर के बारे में क्या बोला जा रहा है। अब एक आर्टिकल यहाँ पर आ रहा है पासपोर्ट पावर को लेकर। दोस्तों पासपोर्ट पावर को लेकर मैं जितनी बातें बोलूँ वो उतनी कम है, यानी यहाँ पर बात बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों चलो मैं इसके लिए पहले आपको नोट्स बताता हूँ, आपको नोट्स में से पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या हुआ, एक हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, ये क्या हुआ, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स क्या आता है, हर साल एक रैंकिंग निकालता है और उस रैंकिंग के हिसाब से ये पता लगाता है कि हमारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा एक बात बताता हूँ, मान के चलो कि मैं एक जापान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा है नहीं, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता। जापान की अगर मैं बात करूँ और मेरे पास जापान का पासपोर्ट है तो क्या वो पावरफुल है? लेट सपोज कि जापान का पासपोर्ट है पावरफुल, तो उस पासपोर्ट को लेकर अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो कोई भी कंट्री मुझे आने से रोक नहीं सकती है। यानी जिसे बोलते हैं ना पासपोर्ट और वीज़ा दो अलग अलग चीज़ होती है। पासपोर्ट से क्या होगा, क्या इंटरनेशनल फ्लाइट आप ले सकते हो, और वीज़ा क्या होता है, एक प्रायर परमिशन होती है। उस कंट्री में आने से पहले उस कंट्री को पूछना पड़ता है क्या हम आ सकते हैं एज अ टूरिस्ट, एज अ स्टूडेंट, एज अ बिजनेसमैन, तो वो होता है वीज़ा। अब क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट्स होते हैं उनमें आपको वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी प्रायर अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास उन टॉप 10 कंट्रीज़ का पासपोर्ट है तो आप कहीं पर बिना वीज़ा के आप जा सकते हो। तो इसको लेकर रैंकिंग निकाली जाती है जिसको बोलते हैं हैंडले पासपोर्ट। अब ये इन्होंने रैंकिंग 2021 की निकाली है। ठीक है, ये आपका जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूँ हमारे यहाँ पे जितनी भी रैंकिंग निकाली है उसमें से हम 90th पर आते हैं, यानी हमारा जो टॉप 10 तो खैर नहीं है बट 19th रैंक पर हमारा इंडिया का पासपोर्ट आता है, जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, पावरफुल है अगर हम हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से देखें। अब ये इंडेक्स क्या बोलता है, ये ओवरऑल रैंकिंग निकालता है वर्ल्ड के जितने भी पासपोर्ट्स हैं उन सभी का डेटा को यहाँ पर ये कलेक्ट किया जाता है। अब क्या होता है, इसको ओरिजिनली क्रिएट किया जाता है डॉक्टर क्रिश्चियन एच हेनरी के द्वारा। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक एसोसिएशन निकाला था जिसका नाम है इंटरनेशनल एयर पासपोर्ट एसोसिएशन, और ये एसोसिएशन क्या करती है, वर्ल्ड के जितने भी पासपोर्ट्स हैं उन सबको इकट्ठा करके ये आइडेंटिफाई करती है, ये रिसर्च करती है कि कौन सा पासपोर्ट जो है किस कंट्री में चलता है, कि अगर आपके पास वीज़ा नहीं है लेकिन उस कंट्री का पासपोर्ट भी है तो भी आपको एंट्री करने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसको लॉन्च किया गया था सन 2006 के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के पासपोर्ट को जोड़े गए और कुल मिला के 199 पासपोर्ट यहाँ पर रखे गए। अब ये जब ग्लोबल रैंकिंग निकालते तो मैं आपको बता दूं टॉप 10 छोड़ो, टॉप 2 की बात कर लेता हूं। टॉप 2 में सबसे नंबर 1 पे आता है जापान, कि अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप किसी भी कंट्री में घुस सकते हो बिना वीज़ा के। और सिंगापुर, ये 2 कंट्रियाँ याद कर लो, जापान और सिंगापुर 2021 के हिसाब से ये हमेशा टॉप लिस्ट में रही हैं। अब इनके लिए क्या बोला गया कि अगर आपके पास जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट है तो 192 कंट्री में आप बिना वीज़ा के भी घूम सकते हो। वीज़ा क्या होता है, उस गवर्नमेंट से आप परमिशन लेते हो, क्या हम आ सकते हैं एज अ टूरिस्ट बन के, एज अ बिजनेसमैन बन के, एज अ एजुकेशन लेने के लिए एज ए स्टूडेंट, तो आपको वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जापान का पासपोर्ट ले लो, 192 कंट्रीज़ में आप आसानी से घूमो, कोई रोक टोक नहीं करेगा आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप इलीगल काम करो। यहाँ पर बात चलिए कि आप क्या एंट्री मार सकते हो, यस आप बिल्कुल मार सकते हो बिना किसी वीज़ा के। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जैसे साउथ कोरिया हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे हमारे सेकंड पोजीशन के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन में कौन है, जापान और सिंगापुर। सेकंड पोजीशन पे कौन आ गया, हमारा साउथ कोरिया और जर्मनी आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर हम देखें, जापान जो है वो पिछले टॉप लिस्ट में पिछले 3 सालों से जापान टॉप लिस्ट में है। मुझे पता था आप लोग सोच रहे होंगे यूएसए नंबर 1 पे होगा, नहीं दोस्तों यूएसए नंबर 1 पे नहीं, जापान जो है वो नंबर 1 पे है। अब जैसे अगर हम बात करें पीछे से रैंकिंग, अगर हम पीछे से निकालें तो अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान,
यमेन, ये जो कंट्रीज़ हैं ये लीस्ट पावरफुल है। मतलब अगर आप इनका पासपोर्ट लेते हो तो इन्हीं कंट्री में अपने अपने घूम सकते हो, बाहर कहीं घूम नहीं सकते, उसके लिए आपको वीज़ा लेना ही पड़ेगा। आप रीज़न समझ गए होगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसी कंट्री ऐसे क्यों है, ठीक है। चलिए, अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो अब इंडिया जो है वो टॉप 90 के अंदर आ चुका है पासपोर्ट होल्डर के अंदर। और इंडिया में अगर बात करें, आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है दोस्तों, आप में से जितने लोगों का पासपोर्ट बन गया है, आप 58 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के घूम सकते हो। मतलब आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 58 कंट्री। अब आप ये मत पूछना सर वो 58 कंट्री कौन कौन सी है, आप उसकी लिस्ट गूगल से आराम से निकाल सकते हो। ऐसे अगर मैं करने बैठूंगा तो न्यूज़पेपर नहीं, मैं तो एक तरह से न्यूज़ चैनल खोल के बैठ जाऊंगा। इसलिए मैं वही न्यूज़ कवर करूंगा जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ज़रूरी होती है, ठीक है। चलिए, अब इंडिया की जो पिछले साल रैंक थी वो कितनी थी, 85। नो डाउट हमारी रैंक थोड़ी सी गिर गई है क्योंकि कई अच्छी अच्छी कंट्रीज है जिनका पासपोर्ट ज़्यादा हमसे पावरफुल हो गया और हम थोड़े से पीछे हो गए। तो लास्ट ईयर रैंकिंग कितनी थी, 85। अब हमारी रैंकिंग कितनी हो गई है, 90th। अब आप इसको देखो, अब यही चीज़ पूरी लिखी हुई है। आप देखो पासपोर्ट पावर की बात बोली आ रही है कि इंडिया का जो पासपोर्ट है वो पिछले कुछ सालों के अंदर हमारी जो डाउनफॉल है वो नीचे गिरता जा रहा है। 199 कंट्रीज़ के अंदर हमारा पासपोर्ट 90 नंबर पर आता है, ठीक है। और ये देखिए सिंगापुर का जो पासपोर्ट है, और सिंगापुर हो गया, और आपका कौन सा, जापान, इसकी देखो रैंक 1 है। आप यहाँ पर देखो रैंक 1 में कौन है, सिंगापुर और जापान है। और 192 कंट्री के अंदर आप फ्री में घूम सकते हो। फ्री में मतलब मतलब बिना वीज़ा के घूम सकते हो, फ्री में नहीं। सेकंड नंबर पे जर्मनी और कोरिया का है, 190 कंट्री में घूम सकते हो। थर्ड नंबर पे फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन का है। चौथे नंबर पे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क का है। पांचवें नंबर पे फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड, स्वीडन का है। सिक्स नंबर पे बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड का है। सेवन्थ नंबर पे क्रीज रिपब्लिक, ग्रीस, माल्टा, नॉर्वे, यूके, यूएस। तो यूएसए किस पर आता है, सेवन्थ नंबर पर आता है। और आपके पास यूएस का अगर पासपोर्ट है तो 185 कंट्री में आउट ऑफ 199 आप घूम सकते हो। नाइन्थ आपका हंगरी हो गया, 8th पर ऑस्ट्रेलिया कनाडा हो गया, 10th पर लुथेनिया हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया। और 90th पर कौन आता है, इंडिया आता है, बुर्किना फैसो और तजाकिस्तान। ये हमारे कितने पर आते हैं, 90th। और इंडिया का पासपोर्ट है तो आप 58 कंट्रियों में घूम सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ गूगल से कॉपी पेस्ट करके मुझे बताना कि इंडिया की जो पासपोर्ट है उनसे हम किन किन जगहों पर बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। वो 58 कौन कौन सी कंट्री, ये आप मुझे बताना, ठीक है। चलिए, यही सारी बातें, आई होप आपको इससे बहुत कुछ नई नई चीज़ें जानने को मिल गई होंगी। मैं एक बार रिपीट कर दूँ, पासपोर्ट और वीज़ा दोनों अलग अलग चीज़ होती है। पासपोर्ट क्या होता है कि आप इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ सकते हो, और वीज़ा का मतलब क्या होता है कि जिस जगह आप जा रहे हो उस जगह का आप प्रायर अप्रूवल लेकर जाओगे, क्या हम आपकी कंट्री में एंट्री मार सकते हैं। तो अगर वो कंट्री वाले आपको एंट्री देते हैं तो इसका मतलब वो अपनी रिटर्न कंसेंट देंगे, जिसको हम वीज़ा बोलते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड एक और आर्टिकल है, दैट इज़ पावरिंग द एनर्जी सेक्टर। अब ये पावरिंग द एनर्जी सेक्टर क्या है, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की बात यहाँ पर की जा रही है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया है, जिसके तहत काफ़ी यहाँ पर हमने अपने पास चेंजेस किया। अब चेंजेस क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा हमने 3 टाइप की कंपनियाँ, अभी रमेश सिंह में हमने पावर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 3 टाइप की कंपनी पढ़ी थी। ट्रांस कंपनी, याद आ रहा है, ट्रांस कंपनी होती थी, जेनको कंपनी होती थी, और आपका डिस्कॉम कंपनी होती थी। मैं एक बार बताता हूँ जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो हमने पढ़ा था कि जो जेनको कंपनी होती है, GENCO, इसको बोलते हैं जनरेटिंग कंपनी। ये वो कंपनी होती है जो कि पावर प्लांट्स को से बिजली बनाने का काम करती हैं। कोल को बर्न करके हाइड्रो पावर प्लांट लगा के, या किसी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के, हाइड्रो पावर प्लांट लगा से ये क्या करती है, बिजली का उत्पादन करती है। इसी कंपनी को बोलते हैं जेनको कंपनी। इसके बाद ये ट्रांसको कंपनी। ट्रांसको कंपनी क्या करती है, जो जेनको कंपनी ने जो बिजली बनाई है उसको ट्रांसमिट करने का काम करती है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस कंपनी। TRANCO, ट्रांस कंपनी मतलब ट्रांसफरिंग कंपनी। इसके बाद आती है थर्ड लेवल पे डिस्कॉम कंपनी। डिस्कॉम का मतलब होता है DIS का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, COM का मतलब होता है कंपनी। तो डिस्कॉम कंपनी का काम क्या होता है, जो कंपनी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जैसे दिल्ली के अंदर BSES, राजधानी पावर लिमिटेड, यमुना पावर लिमिटेड, ये क्या करती है, हमारे यहाँ पर बिजली की सप्लाई का काम करती है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। तो इनको बोलते हैं डिस्कॉम कंपनी। तो अभी रिसेंटली हमने जो बिल लॉन्च किया है 2020 के अंदर, इसके अंदर कई सारे हमने अमेंडमेंट किए। हमने डी लाइसेंसिंग को पावर दी है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी इन सेक्टर के अंदर आना चाहती है, फिर चाहे वो डिस्कॉम हो, ट्रांस हो, या बेसिकली आपकी जेनको, बट बेसिकली ये बात पता है किसकी कर रहा है, डिस्कॉम की कर रहा है, कि डिस्कॉम कंपनी के अंदर लाइसेंस लेना पहले से भी ज़्यादा क्या हो गया, आसान हो गया है। इस तरह से हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो कॉम्पिटिशन है वो ज़्यादा बढ़े, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, जिससे कि पावर जो है हमारी काफ़ी अच्छी हो यहाँ पर हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात और बोली गई इस बिल के अंदर कि आने वाले समय के अंदर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक बहुत बड़ा पुश आए। पुश किस तरीके से है कि हम ये चाहते हैं कि जो हम डिपेंडेंसी कोल पर है, वो डिपेंडेंसी कोल से हमारी
कम होकर किस पर आ जाए, इलेक्ट्रिक पर आ जाए, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए जो सोलर प्लांट्स हैं हम उसका यूज़ ज़्यादा करें, ताकि कोल की डिपेंडेंसी कम हो जाए यहाँ पर। और कोल क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मात्रा में, बट जो सनलाइट है वो तो अनलिमिटेड ही रहेगी। तो आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आने वाली जितनी भी 121 नेशन है, मैं रिपीट कर दूं 121 कंट्री आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। हमारी इंडिया का गुजरात मध्य प्रदेश जो नीचे का इलाका है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सूरज की रोशनी सबसे तेज होती है और यहाँ पर आप अपने पास सोलर पावर प्लांट लगा सकते हो और उसका अच्छा खासा बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है, जिससे आपकी कोल की जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। इस बिल में यही सारी बातें लिखी, मतलब आप कह सकते हो एक तरह का मॉडर्न बिल है जिसमें कई सारी बातों पर डिस्कस यहाँ पर किया गया है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आर्टिकल हो गया। इसके बाद और हम यहाँ पर आगे चलें तो इसके अंदर आपका एक आता है इंडिया यूएस मिलिट्री मैच स्किल इन अलास्का। मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी मिलिट्रीज़ है जैसे इंडिया और यूएस की मिलिट्रीज़ हैं, ये क्या करती हैं, अलास्का के अंदर अभी ये कहा जा रहा है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। अब बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा 15-26 जनवरी को परेड होती है ना, ठीक उसी तरह से ये अपना रिहर्सल करती है कि कल को और युद्ध वगैरह हो जाए तो समुद्र में हम किस तरह से काम करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो सबमरीन हमारे पास है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हम वहाँ पर एक दूसरे को दिखाते हैं और ये बताते हैं कि देखो हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है। तो इंडिया और यूएस की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो अब कहाँ होने वाली है, अलास्का के अंदर होने वाली है। पहले क्या था, इसके अंदर हम 2 थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर और 2 कंट्री आ गई, आपको पता होगा जापान और जो ऑस्ट्रेलिया, ये 2 आ गई। तो ये क्या बन गया, क्वाड ग्रुप बन गया। तो ये बात यहाँ पर बोलेगी कि आने वाले समय के अंदर अलास्का के अंदर हमारी क्या होगी, ये पूरी स्किल दिखाया जाएगा। मतलब ये एक तरह के जो मिलिट्री कूप्स हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी अपनी प्रदर्शनी को यहाँ पर दिखाएंगे। और ये 14 दिन का पार्टिसिपेशन होगा, मतलब 14 दिन तक ये प्रोग्राम अपना चलता रहेगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 16 अक्टूबर को ये प्रोग्राम हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो, हमारे यहाँ पर नहीं बल्कि अलास्का में ये स्टार्ट हो गया था। इसके बाद यहाँ पर और आगे चले तो यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है, इंडिया टूरिस्ट हेल्प मालदीव्स रिकवर फ्रॉम पैंडेमिक ब्लूज। आप जानते हैं जो इंडिया है उसका मालदीव से एक अच्छा खासा कनेक्शन रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो मालदीव्स का एक पार्ट रहा है बहुत टाइम पहले। अब क्या है, मालदीव्स जो है वो पूरा का पूरा जो इकॉनमी है ना, वो इंडस्ट्रियल इकॉनमी नहीं है, वो टूरिज्म इकॉनमी है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पैसा जनरेट किया जाता है वो टूरिज्म से किया जाता है। और आप जानते हैं जब से कोविड-19 आए तब से हर कंट्री ने कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर टूरिज्म को आने से रोका है। रीज़न कि कोविड-19 केसेस ना बढ़ जाए। तो इस वजह से जो टूरिज्म सेक्टर के चलते जो हमारे यहाँ पर मालदीव्स है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ। उसका हम जीडीपी देखें पिछले 2 सालों के अंदर तो वो पूरा डाउनफॉल में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मालदीव्स पूरी तरह से डिपेंडिंग इस पर है, टूरिज्म पर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पर ये बोला है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने देखा कि आने वाले समय के अंदर जो मालदीव्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा देखने के लिए मिल रहा है पैसों को लेकर, जीडीपी को लेकर। तो इन लोगों ने कई सारे लोन्स भी सेंक्शन किए हैं ताकि मालदीव्स को दोबारा से हम यहाँ पर रिवाइव कर सकें, जिसमें अभी कहा जा रहा है कि भारत ने एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर निभाया है। चाहे जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक है, नो डाउट इन्होंने भी अपना योगदान दिखाया है, बट यहाँ पर भारत ने अपना योगदान किस तरह से दिखाया कि भारत ने अब अपने टूरिस्ट को बोल दिया कि अगर आप मालदीव्स घूमने जाना चाहते हो तो येस डेफिनेटली आप यहाँ पर जा सकते हो और मालदीव्स के लोग हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से क्या होगा, जब टूरिस्ट लोग जाएंगे तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स जो होंगे, होटल्स होंगे, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स होंगे, उनकी जो डिमांड और जो सेल है वो काफ़ी बढ़ने की यहाँ पर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने एक थोड़े से छोटे लेवल पर यहाँ पर कहीं ना कहीं मालदीव्स की हेल्प की है ताकि उन लोगों को ये जो नुकसान झेलने के लिए मिला है कहीं ना कहीं उनका रिवाइवल यहाँ पर हो जाए। और खाली इंडिया ही नहीं बल्कि रशिया ने भी इसका कहीं ना कहीं प्रमोट किया है। ठीक है, अच्छा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, मुझे जरा बताना एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस है। दोनों टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, रमेश सिंह के अंदर मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई थी, रमेश सिंह सीरीज़ के अंदर। तो प्लीज़ आप मुझे बताओ एशियन डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक। अच्छा अगर आप गूगल भी करके देखकर बताते हो ना तो दोस्तों ये अच्छी चीज़ है, नो डाउट। अगर खुद को आता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं भी आता तो गूगल करके बताओ। एटलीस्ट जब आप लिखोगे आंसर इस पर तो आपको याद तो हो जाएगा कि हाँ क्या था। इस तरीके से आपकी लर्निंग पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर आगे चलें तो फिलहाल ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है। यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, आप ये देख पा रहे हो, वर्क इन प्रोग्रेस करके ये टॉपिक दे रखा है और यहाँ पर इंडिया गेट के सामने देखो छोटी छोटी दुकान लगे और कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर काम चल रहा है। अब बोलते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन बार बार डिस्कस क्यों करता हूँ हर एक महीने पे, रीज़न ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि एग्जाम में इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो इनसे काफ़ी ज़्यादा बनने वाले, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। चलो पहले मुझे बताओ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कितने रुपये जो है वो लगाए जाएंगे, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि कितने रुपये यहाँ पर लगाए जाएंगे। चलो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ।
यहाँ पर ये रहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में क्यों, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या बोला गया कि हम एक रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो पुरानी चीज़ें हम उनको तोड़ के या उनकी जगह एक नई टेक्नोलॉजी के बेस पर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को यहाँ पर बनाना चाहते हैं। और ये जो है ये अर्बन अफेयर के थ्रू यहाँ पर बनाए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये प्रपोज किया गया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट 2019 में सेंक्शन किया गया था, बट कंस्ट्रक्शन 2021 में स्टार्ट हुआ। रीज़न कि कोविड के चलते लेबर्स की सप्लाई थोड़ी कम हो गई थी, तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया था। बट ये अब कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को इतनी तेज़ी से किया जा रहा है कि विंटर सेशन जो होगा हमारा, जो जैसे मानसून सत्र होता है इसी तरह विंटर सेशन होता है, कहा जा रहा है कि अगला जो हमारा विंटर सेशन होगा वो हम नई बिल्डिंग में ही यहाँ पर करना चाहते हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक ट्रायंगुलर तरीके से पार्लियामेंट बनाई जा रही है, जो नई बिल्डिंग होगी बिल्कुल नया पार्लियामेंट होगा। और यहाँ पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाया जाएगा। इवन 3 किलोमीटर का जो राजपथ वाला इलाका है उसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट का जो रास्ता है उसमें कई सारी यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाएगी, जिसमें नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अंदर म्यूजियम को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे काम करिए। और नया पीएमओ ऑफिस बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट का भी नया ऑफिस बनाया जाएगा, और जो उनके सेक्रेटरी होते हैं उनके भी नए नए ऑफिस यहाँ पर बनाए जाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, दिसंबर 1911 के अंदर किंग जॉर्जी वी ने क्या किया था, दिल्ली दरबार को यहाँ पर किया था। आप जानते हो भारत की राजधानी पहले कलकत्ता होती थी, बट यहाँ पर इस राजधानी को शिफ्ट करके दिल्ली किया गया था। किसके द्वारा? सन 1911 में किंग जॉर्ज के द्वारा। ठीक है, इसका जो दिल्ली दरबार है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किसने किया था? हमारे किंग जॉर्ज वी। अब ये कौन है? ये हमारे इंग्लैंड के राजा टाइप के थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भारत में रखा था। और इन्होंने, और मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें नई नई सिटीज़ को बनाने का जो ठेका है, ठेका नहीं कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए कि इनिशिएट जो भारत में नई नई बिल्डिंग्स का किया गया है वो एडविन लेथिन के द्वारा किया गया है। इनके द्वारा कई सारी चीज़ें बनाई गई जो कि हमारे यहाँ पर जो जैसे साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रक्चर है या जो नॉर्दर्न अमेरिका का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको कनॉट प्लेस के बारे में अच्छे से पता होगा। कनॉट प्लेस की जो बिल्डिंग है व्हाइट कलर की है, वो ऐसा लगता है जैसे हम फॉरेन में आ गए हो, क्योंकि जो अंग्रेजों ने वो कॉन्सेप्ट बनाया वो अपने इंग्लैंड और ब्रिटेन बेस्ड पर बनाया था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने बहुत सारी चीज़ें हमारे भारत के लिए अच्छी की, हमें नई नई चीज़ें वो सिखा के गए। चलो मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पर एक हार्वर्ड बेकर नाम के आर्किटेक्ट थे। इन्होंने हमारी यूनियन बिल्डिंग्स कई सारी बनाई है, जैसे जो सीएम बिल्डिंग होती है, जो पीएम की बिल्डिंग होती है, उनका जो डिज़ाइन है वो इनके द्वारा में बनाया गया। मैं आपको बता दूं जो हमारे भारत का पार्लियामेंट है उसका डिज़ाइन किसने बनाया है? उसका डिज़ाइन लेथन और बेकर, इन दोनों व्यक्तियों ने बनाया। ये दोनों बाहर के, इंडिया के एक भी नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का जो डिज़ाइन है वो एडविन ल्यूथिन ने बनाया है। ठीक है, और सेंट्रल जितने ब्लॉक्स हैं, चाहे वो नॉर्थ ब्लॉक की बिल्डिंग हो या साउथ ब्लॉक की बिल्डिंग हो, उसका डिज़ाइन हार्वर्ड बेकर ने दिया था। ये तीन नाम प्लीज याद करो, एक तो ल्यूथिन का और एक हार्वर्ड बेकर का, क्योंकि ये भारत के इतिहास के अंदर कहीं इनका नाम जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा गया इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए या इनका डिज़ाइन देने के लिए। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में रखा। कॉन्सेप्ट को क्या रखा? मतलब बिल्डिंग की अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना के इन्होंने यहाँ पर दी। अच्छा, यहाँ पर एक आर्टिकल आ रहा है, अफगानिस्तान इंडो पैसिफिक ऑन एजेंडा, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी CDS। अब यहाँ पर क्या बात चल रही है कि जो अफगानिस्तान है, और अब जैसे अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कैप्चर आया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान उससे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया। और पाकिस्तान एक्टिव हो गया इसका मतलब वो बम बारूद फेंकेगा। बम बारूद फेंकने के लिए चाइना उनको बम बारूद बेचेगा, तो चाइना का मार्केट बढ़ेगा। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन पर अब हमें ज़्यादा सिक्योरिटी की यहाँ पर ज़रूरत है, जिसको लेकर ऑकस ग्रुप जो है वो डेफिनेटली मीटिंग करेगा कि किस तरह से इंडो पैसिफिक के अंदर जो चाइना का दबदबा होता जा रहा है उसको किस तरह से यहाँ पर काउंटर किया जाएगा। मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूज़ हम काफ़ी बार यहाँ पर कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम और आगे यहाँ पर चलते हैं। तो और आगे चलेंगे तो यहाँ पर बात चलिए, तमिलनाडु पुलिस वॉर्न लाइकली अटैक ऑन फिशरमैन। अब यहाँ पर क्या बात चलेगी, जो तमिलनाडु की जो पुलिस मैन है वो वहाँ के फिशर्स को एक बात समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप फिशिंग करने के लिए जाते हो तो आप अपनी टेरिटरी को छोड़कर बाहर मत चले जाया करो, वरना श्रीलंका के लोग धोती के अंदर छुपा लेंगे तुम लोगों को। मतलब ये कि छुपा लेंगे मतलब तुम्हें मार देंगे। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जो हमारे फिशरमैन है, जैसे मैं आपको पहले फोटोग्राफ से दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब इस फोटोग्राफ में देखिए, ये नीचे का हमारा इलाका तमिलनाडु केरला का इलाका है। तो कहा ही जाता है कि जो हमारा कोस्टल लाइन होती है, यानी जहाँ से समुद्र शुरू होता है, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक तो आप आराम से काम कर सकते हो। 12 के बाद जो 188 नॉटिकल माइल होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो समुद्र होता है वो भारत का होता है, और 200 के बाद जो समुद्र होता है वो इंटरनेशनल समुद्र माना जाता है। ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, एक नॉटिकल माइल 1.853 किलोमीटर का होता है। कितना? 1.853 किलोमीटर। तो मल्टीप्लाई कर दो 1.853 को 200 से, तो इतने किलोमीटर का जो समुद्री इलाका है वो हमारे भारत का इलाका माना जाता है। तो जो हमारे मछुआरे हैं, जो केरला और तमिलनाडु के रहने वाले मछुआरे हैं, ये क्या करते हैं, ये बोट पर बैठते हैं और ये मछली को पकड़ने के लिए 200 नॉटिकल माइल को भी क्रॉस कर देते हैं, यानी दूसरी टेरिटरी में चले जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि भारत में मछलियाँ नहीं बची हैं ज़्यादा, इसलिए हम वो
बाउंड्री लाइन यहाँ पर क्रॉस करनी पड़ती है। अच्छा, ये पाल्क बे आप देख पा रहे हैं, ये बीच में आप देख पा रहे होंगे पाल्क बे जो है, अभी ये क्या है ना कि ये श्रीलंका का इलाका है। अब इसमें जो तमिलनाडु के लोग हैं वो अपनी शिप लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं शिपिंग करने, वो फिशिंग करने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला कि श्रीलंका की जो कोस्टल फोर्स है वो सीधा शूट एंड आउट कर देते हैं, सीधा उनको गोली मार देते हैं। तो इस बात को समझाते हुए ये बात बताई जा रही है कि आप किसी और की टेरिटरी में मत घुसा करो। मतलब हम अपने इंडियंस को ये चीज़ समझा रहे हैं लेकिन वो मानते नहीं है, वो फिशिंग करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालते हुए वो दूसरी टेरिटरी के अंदर यहाँ पर घुस जाते हैं। तो ये वो फिशरमैन की यहाँ पर बात बोली जा रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद और अगर हम आगे चलें तो चाइना ने अपना न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर मिसाइल का ऐसा रिपोर्ट बोले। दोस्तों ये ना बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। अभी आप ये मत मानो कि वाकई में ऐसा हुआ है कि चाइना की जो मीडिया स्पोक पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की तो ये खुद नहीं बताते कि ये हमने ऑथेंटिकली किया है। ये क्या बोलते हैं, मान लो जैसे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वाला ये बोलता है कि हमने ये न्यूज़पेपर, ये जो आर्टिकल दिया है ये हिंदू से निकाल के दिया, हिंदू सेम आर्टिकल को बोलता है मैंने हिंदुस्तान से निकाल के दिया है। मतलब एक दूसरे के ऊपर बात करें, कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं दे रहा। अब मेन चीज़ क्या है कि वहाँ की जो रिपोर्ट्स है वो ये कह रही है कि चाइना ने अभी न्यूक्लियर टेस्ट किया है और वो न्यूक्लियर टेस्ट जो है पूरा सक्सेसफुल नहीं रहा, वो फेल हो गया है, बट फिर भी न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने अपने पास कर लिया। अभी इसकी रिपोर्ट आई है लेकिन अभी तक चाइना की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया। बट वहाँ की मीडिया स्पोक पर्सन्स का कहना है कि कर तो लिया इन्होंने लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो शायद इसके चलते चाइना की गवर्नमेंट इस चीज़ को छुपाने में काम कर रही है। बट याद रखना, अगर ये न्यूक्लियर मिसाइल वाकई में हो गया तो चाइना वाकई एक सुपर पावर कंट्री के अंदर आ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक है कि यूएस भी कहीं ना कहीं नाटो जैसे सेंक्शन जो है वो चाइना के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे नाटो की जरा फुल फॉर्म बताना, नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर बात चलिए ईरान टू रिज्यूम न्यूक्लियर टॉक से एमपी। अभी क्या बात चलिए आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि कोई भी अगर मान लो न्यूक्लियर प्रोग्राम करता है तो अमेरिका वाला चिढ़ जाता है उससे। अमेरिका वाले कहता है कि यार ऐसा है कि तुमने न्यूक्लियर बम बना लिया, अब तो तुम हमसे डरोगे नहीं, क्योंकि हमने अगर न्यूक्लियर फेंका तो तुम जवाबी जड़ा के में हमें भी न्यूक्लियर फेंक दोगे। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई बंदा न्यूक्लियर बम बनाता है और बिना यूएसए की परमिशन से, तो यूएसए की परमिशन लो, यूएसए बोलेगा तो बनाओ, नहीं बोलेगा तो मत बनाओ। तो ऐसा कोई करता नहीं है। तो ईरान ने क्या किया था, न्यूक्लियर बम अपना बना लिया था। अब क्या होता, कई सारे सेंक्शन जो है वो ईरान के ऊपर लगा दिए गए थे। किसने लगाए थे, जैसे जो हमारे पुराने जैसे ओबराक ओबामा हो गए और हमारे कौन से डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने ईरान के ऊपर कई सारे सेंक्शंस लगाए हुए थे। अब ईरान जानते हो, ईरान के पास जो यूरेनियम है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम क्या होता है, न्यूक्लियर बम में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका को यूरेनियम की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या बोला ईरान को कि कोई बात नहीं, आप अपना जो टेस्ट वेस्ट करना चाहते हो वो बिल्कुल डेफिनेटली करो और हम आपके ऊपर जो सेंक्शन लगे हुए थे वो हटा देते हैं, और बदले में आप हमें क्या करो, जो यूरेनियम है उसका एक्सपोर्ट करो, मतलब हमको ये चीज़ दो। तो जॉय बाइडन ने क्या किया हो कि ईरान के ऊपर लगे हुए जो सेंक्शंस थे उन सेंक्शंस को यहाँ पर हटाने की बात बोली और कहा है कि जैसे पहले चलता था उसी तरह से हम काम को क्या करेंगे, यहाँ पर रिज्यूम करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये एक यहाँ पर एक आर्टिकल था जो मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अगर हम और आगे चलें तो फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये तो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट बैंकिंग चैनल आ गया। ये हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन आ गया जिससे कोई खास न्यूज़ हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन हम वही डिस्कस करते हैं जैसे किसी को कोई अवार्ड मिला, इस टाइप की जो चीज़ होती है वो हमारे एग्जाम में पूछी भी जाती है। बट ये नहीं कि वनडे एग्जाम में पूछा है कि जो मैच हो रहा है, एक दिवसीय मैच हो रहा है, उसमें कौन जीता कौन आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए इतना ही रखता है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे बताएंगे जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे। भले ही गूगल करके बताओ, लेकिन जब आप लिखोगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी अगर आप इसकी PDF फाइल को लेना चाहते हो, जो हमारे नोट्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ईजी है। वैसे मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सीधा भी टाइप कर सकते हो इकोनॉमिक्स ईजी है, आपको हमारा चैनल वहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।